नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज। छत्तीसगढ़ की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से आपको दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की स्थिति को लेकर आज 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। इस दौरान छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बताया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण कंट्रोल में है। इस पर भाजपा ने प्रदेश सरकार पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार तेज है, लेकिन प्रदेश सरकार इसके लिए केंद्र को जिम्मेदार बता रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों में कोरोना की स्थिति को लेकर 8 मुख्यमंत्रियों से चर्चा की। इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण कंट्रोल में है। हर दिन 23,000 टेस्टिंग हो रही है। अक्टूबर के बाद कोरोना के नए केस में 50% की कमी आई है। उन्होंने बताया कि जुलाई में प्रदेश में पॉजिटिव केस 4%, अगस्त में 8, सितंबर में 15, अक्टूबर में 10.5, नवंबर में 7% मिले हैं। अक्टूबर नवंबर में मृत्यु दर 1% ही रही। प्रदेश सरकार ने कोरोना वैक्सीन की मांग की है। पहले 50 से 70 साल के लोगों को और कोरोना के फ्रंट लाइन वर्कर्स को पहले कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में फिलहाल लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू की जरूरत नहीं है। कि छत्तीसगढ़ में संभावना नहीं है। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का ये स्पष्ट मानना है कि नाइट कर्फ्यू की भी कोई आवश्यकता नहीं है, लोग काम में लगे। सरकार गंभीर है और उसके बचाव के उपचार के सभी उपाय किए जा रहे हैं। ये तो संक्रमण को रोकने के लिए जो निर्देश है उसका पालन सभी को करना है, तभी जाकर के संभव है। प्रधानमंत्री को प्रदेश में कोरोना कंट्रोल में होने की जानकारी देने पर भाजपा ने प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। भाजपा का कहना है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। कोरोना जैसी महामारी से जहां पर लोग अपने जीवन मृत्यु के रूप में लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां पर मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री प्रदेश के लोगों का इस बात का विश्वास दिलाने की बजाय कि केंद्र सरकार के ऊपर में दोषारोपण करते हैं, ये अपनी असक्षमता को छुपा रहे हैं। प्रदेश सरकार और विपक्ष के दावे प्रतिवादों के बीच कड़वी सच्चाई ये है कि प्रदेश में कोरोना काबू के बाहर हो चला है। बाजार में उमड़ने वाली भीड़ और लोगों के साथ प्रशासन की लापरवाही से मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। डूमरतराई अनाज मंडी में कुल 50 लोगों की जांच हुई, जिसमें 22 लोग कुल पॉजिटिव मिले। कोकापारा, भाटागांव, बीरगांव केंद्रों में कुल लिए जाने वाले सैंपल में से 25% पॉजिटिव मिले हैं। अब स्वास्थ्य विभाग शहर के 14 भीड़ वाले बाजारों में जांच की तैयारी कर रहा है। इसी तरह जशपुर जिले के कांसाबेल थाने से 26 में से 16 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 2 महिला सहित 16 पुलिसकर्मियों के संक्रमित होने के बाद थाना सील कर दिया गया है। 50 लोगों को चुना और उनका परीक्षण करवाया, तो 50 में से 22 इन्होंने आंकड़ा जारी किया है कि वो पॉजिटिव मिले थे। और आज बिल्कुल पूरा सहयोग है, हमेशा सहयोग रहा है डूमरतराई मार्केट का प्रशासन को। छत्तीसगढ़ में भी अब केसेस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। डेली 30-40 केस एक्स्ट्रा आ रहे हैं। ये दर्शा रहा है कि जो असावधानियां हमने बरती हैं उसका रिजल्ट तो खराब हो ही रहा है। हाँ, हमारी तैयारी हमने करके रखी हुई है। IBC 24 भी सभी दर्शकों से अपील करता है कि बिना जरूरत भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें और मास्क लगाएं, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर वासियों को 33 करोड़ 25 लाख की 5 सौगातें दी। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने देवेंद्र नगर चौक पर ग्लोबल चौक और सड़क चौड़ीकरण कार्य का लोकार्पण किया। पैदल घूमकर चौक और नवनिर्मित दुकानों का अवलोकन किया। सड़क चौड़ीकरण से प्रभावित 47 दुकानदारों को मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित दुकानों की चाबी सौंपी और विधायक कुलदीप जुनेजा के साथ बैठकर चाय भी पी। इसके बाद वे गौरव पथ पहुंचे, जहां 2 करोड़ 52 लाख की लागत से ऑक्सीजोन स्मार्ट रोड में कराए गए सौंदर्यीकरण और उन्नयन कार्य का लोकार्पण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री मालवी रोड पहुंचे और करीब 20 करोड़ 70 लाख में बनकर तैयार जवाहर बाजार परिसर के सौंदर्यीकरण और अंडरग्राउंड पार्किंग का लोकार्पण किया। उन्होंने 6 करोड़ में बनकर तैयार सिटी कोतवाली थाना भवन का भी लोकार्पण किया। इसके बाद वे बूढ़ा तालाब में लगाए गए देश के सबसे बड़े म्यूजिकल फाउंटेन के लोकार्पण के लिए पहुंचे। लोकार्पण के बाद उन्होंने छत्तीसगढ़ी गाने अरपा पैरी के धार और हिंदी गानों के साथ म्यूजिकल फाउंटेन का आनंद लिया।
नमस्ते चौक का लोकार्पण और उसके बाद ऑक्सीजोन का और फिर जवाहर मार्केट का और आज हिंदुस्तान के सबसे आधुनिक सिटी कोतवाली का लोकार्पण हुआ। छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से धान की खरीदी होगी। 27 नवंबर से किसानों को इसके टोकन मिलने शुरू हो जाएंगे और अब की बार 21,48,000 किसान अपना धान बेचने वाले हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का निर्देश है, किसानों की सुविधा का पूरा ध्यान रखें। तो 27 नवंबर से किसानों को टोकन मिलेंगे, जिसके मुताबिक वो बारी बारी से अपना धान बेचने पहुंच पाएंगे। मुख्यमंत्री का निर्देश है कि किसानों की सुविधा का पूरा ध्यान रखें। 21,48,000 किसान अब की बार अपना धान बेचेंगे। एक दिसंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी के लिए 2151 खरीदी केंद्रों में समिति स्तर पर सभी तैयारी कर ली गई। सॉफ्टवेयर में केंद्रों की मैपिंग का काम जारी है। इन सब के बीच राइस मिलर कहते हैं कि उन्हें पिछले साल की कस्टम मिलिंग का पैसा नहीं मिला और इस साल बारदाना 15 रुपए में देने के साथ कस्टम मिलिंग के लिए धान के उठाव का दबाव बनाया जा रहा है। भाजपा और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने सरकार को इन मुद्दों पर घेरा है। जैसे जैसे धान खरीदी की तारीख नजदीक आ रही है, बारदाने की कमी से जूझ रही सरकार की चुनौती बढ़ती जा रही है। धान संग्रहण और उपार्जन केंद्रों में जहां 50 लाख क्विंटल धान पड़ा है, वहीं बारदाने के लिए नई मुसीबत आ रही है। प्लास्टिक के बारदाने की खरीदी के लिए दूसरा टेंडर जारी करने की तैयारी की जा रही है। राइस मिलर्स को पिछले कस्टम मिलिंग का भुगतान नहीं किया गया है और इस बार उन पर 15 रुपए में बारदाना देने के साथ ही कस्टम मिलिंग के लिए धान उठाव के लिए दबाव बनाया जा रहा है। सरकार का कहना है कि जल्द ही राइस मिलर्स की समस्या सुलझ जाएगी। जितना कस्टम मिलिंग हम लोग किए थे पिछले साल का, लगभग 400 से 500 करोड़ रुपया प्रदेश के राइस मिलरों का बचा हुआ है, वो तो अभी तक मिला नहीं है। उसको पेज मार्केट लटका के रखी, कई प्रकार के डॉक्यूमेंट्स मांग रही है। इसका निराकरण करने का जवाबदारी मार्केट का और जिला कलेक्टर को दिया गया है। आगामी सत्र शुरू होने से पहले ये सब निराकरित हो जाएंगे। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने धान सत्याग्रह कर सरकार की घेराबंदी का ऐलान किया है। वहीं बीजेपी भी सरकार की नीयत पर सवाल खड़े करते हुए उसकी नीतियों की आलोचना कर रही है। वास्तविक में सरकार की नीयत ही सही नहीं है किसानों को लेकर के कि किसानों को 2500 रुपए उनके फसल की कीमत मिले और इसलिए तरह तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। सरकार की गलत नीति के कारण आज 6 लाख टन धान हड़ों में सड़ गया है। अगर इसी धान को मिलिंग करवाते तो अभी तक के धान की मिलिंग हो जाती। 3 मांगों को लेकर हमारा धान सत्याग्रह होगा। उठे एक एक दाना धान, कम ना पड़े बारदाना। इधर खाद्य सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने महासमुंद जिले के झालखबरिया और घुंचापाली सोसाइटी का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने खरीदी को लेकर कई निर्देश भी दिए। वहीं धान खरीदी से पहले ही कवर्धा जिले में प्रदेश की सीमा पर चिल्फी चेक पोस्ट पर 252 क्विंटल धान जब्त किया गया। जबलपुर से अवैध रूप से ये धान दुर्ग ले जाया जा रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। दंतेवाड़ा से रायपुर पुलिस सबके कान खड़े हो गए और ऐसी खबर मिली जिसके बाद एक बार फिर वो सवाल उठा कि क्या और कहां तक है नक्सलियों का शहरी नेटवर्क। दरअसल दंतेवाड़ा पुलिस ने एक इनामी समेत कुल 5 नक्सलियों को पकड़ा। ये नक्सली लाखों रुपए लेकर हथियार, वर्दी और अन्य सामान खरीदने रायपुर आ रहे थे, लेकिन पुलिस ने रास्ते में उनको पकड़ लिया। दंतेवाड़ा एसपी अभिषेक पल्लव ने बताया कि पकड़े गए नक्सलियों में दरभा डिवीजन के सुरक्षा दलम का डिप्टी कमांडर और 3 लाख रुपए का इनामी नक्सली सोमडू भी शामिल है। नक्सलियों का ये समूह रायपुर समेत आसपास के प्रांतों से खरीदारी करने वाला था। पकड़े गए 5 नक्सलियों के पास से 2 लाख रुपए बरामद हुए। अन्य लोगों की तलाश की जा रही है, जबकि रायपुर पुलिस के अधिकारियों ने जांच के बाद इस मामले में कुछ कहने की बात कही। इन नक्सलियों की गिरफ्तारी से साफ है कि राजधानी में नक्सलियों का शहरी नेटवर्क काम कर रहा है। ये 8 लाख रुपए लेके रायपुर में नक्सली वर्दी खरीदने, एम्यूनिशन लेने, स्टेशनरी खरीदने, तार खरीदने
के लिए गया हुआ था। मुखबिर सूचना पे जो है इसको संपर्क साधा गया और इसको मोटिवेट करके आत्मसमर्पण कराया गया। और हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला इस वक्त हमारे साथ में लाइव जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। संदीप, वास्तव में ये पहली बार नहीं हो रहा, पहले भी शहरी नेटवर्क के बारे में पता चलता रहा, लेकिन राजधानी में ये नेटवर्क कहीं मौजूद है? देखिए पुनीत जी, ये खबर दंतेवाड़ा पुलिस के लिए तो बहुत अच्छी है और एक बड़ा अचीवमेंट है कि नक्सलियों को खरीदारी के पहले और कैश के साथ जो है पकड़ लिया गया और बाकायदा उन्होंने जब जानकारी देने के साथ साथ उन्होंने सरेंडर की इच्छा जाहिर की, उन्हें सरेंडर भी करा दिया गया। 2 लाख रुपए बरामद हुआ है। अन्य जो लोग अन्य प्रांत अगर खरीदारी के लिए गए तो उनकी पतासाजी की जा रही है। लेकिन ये खबर रायपुर पुलिस के लिए कान खड़े करने वाली ये चिंता का विषय है कि रायपुर में जैसे VIP कंप्यूटर्स वाला हितेश अग्रवाल है, एक जैन परिवार है, उसे गिरफ्तार किया गया था, बाप बेटे को। राजनांदगांव समेत रायपुर और बढ़ईपारा रायपुर का जो है, यहाँ से कई वॉकी टॉकी जो है वो पकड़े गए थे जो इन्होंने नक्सलियों को सप्लाई किए थे, 25 वॉकी टॉकी। इसके अलावा मुख्य चौराहे के आसपास से जो नक्सलियों की वर्दी की सप्लाई हुई थी, ये सोचा जा रहा था कि इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो गया है। खदानों से नक्सलियों को बारूद भेजे जाने के भी क्लू मिले थे, गिरफ्तारियां हुई थी। लेकिन ये 5 लोग अगर 8 लाख रुपए लेकर आ रहे थे तो बहुत बड़ा ये चिंता का विषय है कि रायपुर में वो आखिर आना कहाँ चाह रहे थे। ये तो मुखबिरी से पता लग गया, क्योंकि आमतौर पर यह होता है कि ये गाड़ियाँ बदल बदल कर आते हैं। कोरोना काल है, हो सकता है सोशल डिस्टेंसिंग आने नियम के कारण इनका कहीं ना कहीं कोई लूप होल मिला और पुलिस ने पकड़ लिया और ये पकड़ में आ गए। तो पुलिस के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही कान खड़े करने वाली बात है, क्योंकि अगर वो 8 लाख रुपए लेके आ रहे हैं तो 8 लाख रुपए का कपड़ा या राशन खरीदने तो नहीं आ रहे होंगे, कोई ना कोई घातक चीज होगी, या ID बोल लीजिए, रिमोट बोल लीजिए, कोई बड़ा हथियार आप समझ लीजिए, कुछ भी हो सकता है। 8 लाख रुपए छोटी मोटी रकम नहीं होती। लेकिन एक बात देखिए पुनीत जी, इस पर यह भी समझ में आ रही है कि जो कोरोना काल रहा है महीनों तक का, उसमें कहीं ना कहीं एक बात तो समझ में आ रही है कि इनके पास हथियार बोल लीजिए, या कम्युनिकेशन का सामान बोल लीजिए, या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बोल लीजिए, ये सारी चीजें इनकी कम पड़ गई है या खत्म हो गई है। इन्हें कुछ ना कुछ जरूरतें बहुत सारी इनकी बढ़ गई हैं जो कोरोना काल में बाहर नहीं निकल पाए। बसें बंद थी कि आमतौर पे बसों पे ट्रैवल करते हैं, तो ये बसें बंद थी, तो ये अपने जो एरिया है दरबा इलाका या दंतेवाड़ा का जो भी नक्सली इलाका है, वहां से बाहर निकल के शहर की तरफ आ रहे हैं। रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, जहां भी इनके होंगे, मतलब कोरोना काल में इनके ऊपर भी संकट आया है, हथियारों का, अनाज का, वर्दी का, चाहे जो भी चीज का। तो ये मौका अच्छा है कि इस दौरान अगर जो है वो बाहर निकल रहे हैं या कम्युनिकेशन स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो रायपुर और अन्य जिले की जो पुलिस कितना इस्तेमाल किया जाता है संदीप, ये बड़ी बात है। ये एक इंफॉर्मेशन काम की हो सकती है जो वहां से पुलिस को मिली है, जो पकड़ में नक्सलियां हैं। शुक्रिया आपका। बस्तर में नक्सलियों की बढ़ती सक्रियता के बीच में पुलिस ने भी अपने ऑपरेशंस को तेज किया। सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा में बीते 30 दिन में चलाए गए ऑपरेशन में केवल 4 नक्सलियों को मारा गया। सोमवार को कांकेर में बड़ी कामयाबी मिली हार्डकोर नक्सलियों के साथ। साल 2018 में BSF के जवानों से रावघाट में नक्सलियों ने X95 हथियार लूटा था। मुठभेड़ में पुलिस ने वो भी बरामद किया। पुलिस के मुताबिक नक्सलियों ने बुरकापाल की तर्ज पर एक बड़ा एम्बुश लगाया, जिसमें SSB जवानों ने नाकाम इसे कर दिया। 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया। पुलिस से लूटे हथियार को वापस पाया। 30 दिन में बस्तर संभाग में पुलिस की तरफ से चलाए गए ऑपरेशन में 7 नक्सली मारे गए। और आने वाले समय में भी इन इलाका में लगातार योजनाबद्ध तरीके से अभियान संचालित की जाएगा, ताकि क्षेत्र में नक्सल गतिविधि को कम करने की पूरा कोशिश आएगा। अब तक इस मुठभेड़ में 3 माओवादी के डेड बॉडी, 3 वर्दीधारी माओवादी, उसमें एक महिला कैडर भी है, उनका डेड बॉडी रिकवर हो गई थी। उसका शिनाख्ती कार्रवाई भी जारी है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर पहुंचे के विजय कुमार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं के विजय कुमार, जो रायपुर आए हैं। कल मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है। के विजय कुमार DGP CRPF के अधिकारियों के साथ एक बैठक करेंगे। बस्तर में जो हालात हैं इस पर बात होगी। राजेश मिश्रा हमारे साथ में जुड़ गए, हमारे सहयोगी। जी राजेश, अपडेट दीजिएगा। देखिए, विशेष राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार आज शाम की फ्लाइट से यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर वो रात्रि विश्राम कर रहे हैं। और जो सूचना मिली है कि कल वो मुख्यमंत्री से मिलेंगे और उसके बाद वो DGP और CRPF के अफसरों से भी बातचीत करेंगे और प्रदेश में नक्सल अभियान को लेकर जो रणनीति बनाई जा रही है, नक्सल ऑपरेशन को लेकर जो रणनीति बनाई जा रही है, आगे किस तरह से इस नक्सली उन्मूलन को लेकर छत्तीसगढ़ की पुलिस और जो सुरक्षा बल की जो कंपनियां तैनात है उनके साथ किस तरह से निर्णय लेगी, उन तमाम मुद्दों को लेकर कल अधिकारियों के साथ बैठक लेंगे। बस्तर के जो हालात बने हुए हैं पिछले कुछ दिनों से, उस पर चर्चा होगी और गुरुवार को वो वापस दिल्ली लौट जाएंगे, ऐसी जानकारी यहाँ पर मिल रही है।
क्योंकि ये देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ पुलिस कांग्रेस सरकार आने के बाद सरकार ने नक्सलियों के खिलाफ जो रणनीति बदली है, अब वो ऑपरेशन के साथ साथ वो विकास कार्यों को लेकर और बस्तर के विकास को लेकर भी नक्सलियों को दूर कर नक्सलियों उनमें लगे हुए हैं। उनका कहना है कि बातचीत से और विकास से भी नक्सलों को नक्सली समस्या से बस्तर को मुक्त कराने के भी प्रयास कर रहे थे। इन तमाम मुद्दों को लेकर कल मुख्यमंत्री से भी मुलाकात होगी के विजय कुमार की, और डीजीपी से भी मिलेंगे और सीआरपीएफ के अफसरों से भी मिलेंगे। जी शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो डीजीपी और सीआरपीएफ के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री से कल मुलाकात होगी के विजय कुमार के। कोयला चोर प्रीतम सिंह रंधावा और प्रीतम सरदार को कोर्ट ने जोरदार झटका दिया। रायपुर समेत आसपास के इलाकों में स्टील प्लांट ले जाए जाने वाले कोयले की चोरी कर उसकी जगह घटिया क्वालिटी का कोयला और बजरी पत्थर खपाने के आरोपी प्रीतम सिंह रंधावा की जमानत याचिका को एडीजे राजेंद्र वर्मा ने खारिज कर दिया। हालांकि पुलिस अभी तक कोयला चोर प्रीतम सरदार को पकड़ नहीं पाई। प्रीतम सरदार अब भी फरार है। इस मामले में पुलिस ने अब तक प्रीतम सिंह रंधावा के साथी सरफराज, आमिर अली, रईस अहमद समेत 10 को गिरफ्तार किया है। मामले में 2 तिवारी बंधुओं के शामिल होने की जानकारी मिल रही है। सालों से चल रहे कोयले की चोरी के मास्टरमाइंड प्रीतम सरदार के गिरफ्तार न होने की वजह से मामले में कई सवाल उठ रहे हैं। प्रीतम सरदार अपने साथी सरफराज के साथ मिलकर ट्रकों के माध्यम से विशाखापट्टनम से आने वाले कोयले को अपने यार्ड में खाली करवाता था। कोयले की जगह बजरी पत्थर और काली डस्ट मिलाकर इसे प्लांट में भेज दिया जाता, जहां कोयला चोरों के मिले हुए प्लांट से लो क्वालिटी टेस्ट में सैंपल को पास कर भट्टी में खपाया जाता था। कोयला चोरी के इस गोरख धंधे की शिकायत बजरंग पावर के कर्मचारी ने की थी, जिसके बाद पुलिस ने छापामार कार्रवाई कर कोयले से भरे ट्रक को जब्त किया, 10 लोगों को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी प्रीतम सरदार अभी भी पुलिस पकड़ से दूर है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।